सभी को नमस्ते। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल की। जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। आप सभी जानते हैं भारत का बंटवारा कर 1947 में पाकिस्तान बना दिया गया था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के नाम से जिसे जाना जाता है, और पाकिस्तान ये पश्चिमी पाकिस्तान था। 1971 में फिर पाकिस्तान के टूटने के बाद यह पाकिस्तान हो गया और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। हम इसी संदर्भ में आगे बात करेंगे, उसको बांग्लादेश बोलेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल दलित समुदाय से आते थे और यह पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश में है वहां इनका जन्म हुआ था और वहीं इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। 1939-40 में इन्होंने राजनीति में और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और इनके अपने विचार थे दलित समुदाय के, और यह अपने विचारों से अपने आप को मुसलमानों के ज्यादा करीब पाते थे। 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के समर्थन में जब देखा कि मेरी बात पे पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। डायरेक्ट एक्शन का मतलब था कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे और उपद्रव हिंसा करेंगे, जो उन्होंने की भी सही। और इसका बहुत प्रभाव पूर्वी बंगाल, आज जो वेस्ट बंगाल है, वहां भी पड़ा। पूर्वी बंगाल में थे हमारे ये जोगेंद्र नाथ मंडल। उन्होंने इस मसले पर जिन्ना का और मुस्लिम लीग का साथ दिया और कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, यह दलितों के हित में है। और अपने एरिया के जिन दलितों पर उनका प्रभाव था, उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो पाकिस्तान बनने का समर्थन करें। खैर उसके बाद 3 जून 1947 को यह आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाएगा। तो यह दो घोषणाएं की गई। 14 अगस्त से पहले ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, जो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, और जिन्ना पाकिस्तान के लिए, उनसे दोनों से अपनी अंतरिम सरकार बनाने का आग्रह किया और अपने मंत्रियों की लिस्ट, प्रतिनिधियों की लिस्ट देने को कहा। जिन्ना ने जो अपनी 5 प्रतिनिधियों की लिस्ट अंग्रेज सरकार को दी, उसमें एक नाम जोगेंद्र नाथ मंडल का भी था। 4 नाम मुस्लिम थे, 5वां नाम ये गैर मुस्लिम यानी हिंदू का था। और इधर नेहरू ने भी अपने नाम में एक नाम मुस्लिम का रखा था, यानी गैर हिंदू का। तो तब इस बात से थोड़ी सी खलबली मच गई अपना इंग्लैंड की सरकार में, और यह प्रस्ताव वायसराय बावेल के पास गया। तो उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और जिन्ना से इस पर पुनः विचार करने को कहा। जिन्ना ने कहा, मैंने पूरी तरीके से विचार कर लिया है और जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम इसमें से नहीं हटाया जाएगा। उस टाइम जो इंग्लैंड में भारत मामलों के मंदिर थे, लॉर्ड लॉरेंस, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि मैं आगे ये लिस्ट कैसे भेजूंगा। लेकिन जिन्ना नहीं माने और उन्होंने ये अपना प्रतिनिधि मंडल वहां नियुक्त कर दिया गया, फिर बाद में इंग्लैंड सरकार की सहमति से। अब 1947 में भारत को आजाद होना था, पाकिस्तान बनना था। 3 जून के बाद दोनों देश की सीमाओं के जो मार्किंग थी, उसके बारे में विचार विमर्श शुरू हुआ कि कौन सा एरिया जो है वो पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा एरिया भारत के पास रहेगा। तो उस टाइम आसाम, जो आज का आसाम है, बंगाल, पूर्वी बंगाल की सीमा पर एक बड़ी जगह थी सिलहट।
जगह में 50-50 था, मतलब 50% वहां मुस्लिम्स रहते थे और 50% ही हिंदुओं की आबादी थी, जिसमें ज्यादातर दलित समुदाय के थे। तो जिन्ना ने वहां जोगिंदरनाथ मंडल को भेजा और कहा कि इस सिलट को पाकिस्तान में शामिल कराने का प्रयास किया जाए। तो वहां जोगिंदरनाथ मंडल वहां गए, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार किया और दलितों को तैयार किया कि वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट दें। जब वोटिंग हुई तो पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग बहुमत आया, तो वो एरिया सिलहट का पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। अगर आज वो एरिया हमारे पास, भारत के पास रहता, तो हमारी जो चिकन नेक बहुत पतली सी 12 किलोमीटर की है, वो शायद उससे ज्यादा बड़ी होती और हमारा सामरिक रूप से खतरा कुछ कम होता। लेकिन वो एरिया पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947 को, और वो पूर्वी पाकिस्तान में रहे, जो अब बांग्लादेश है। वहां उन्होंने दलितों के लिए काम किया और दलित जो उस एरिया से पलायन कर बंगाल में जाना चाहते थे कि भाई यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम का बहुमत है, हम वहां जाएंगे, जोगिंदरनाथ मंडल ने उनको वहीं पे रोक के रखा, कहा कि हमारे हित यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। और इधर प्रतिनिधि मंडल से मंत्रिमंडल की घोषणा हो गई पाकिस्तान में, और जोगिंदरनाथ मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून एवं श्रम मंत्री बनाया गया। अब उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। संविधान में भी अपना उन्होंने वहां पाकिस्तान के संविधान में आइन जिसको बोलते हैं उर्दू में योगदान दिया। लेकिन इस बीच सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। वह टीबी के रोग से ग्रसित थे और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लियाकत अली खान ने वहां का साम्राज्य संभाला और जोगिंदरनाथ मंडल को भी मंत्रिमंडल में रखा, लेकिन उनके साथ भेदभाव करने लगे और उनको हिंदू समझ के तिरस्कार करने लगे। और जोगिंदरनाथ मंडल ने धीरे धीरे अपने आप को असहज महसूस करना शुरू कर दिया। असहज महसूस किया और इस बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कहा कि जिन्ना के जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूं, अब हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। और जो पूर्वी पाकिस्तान जहां के वो रहने वाले थे, वहां भी धीरे धीरे दलित हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने लगे और मुसलमानों ने उनको वहां मारना या धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव देना शुरू किया। इन सब बातों से जोगिंदरनाथ मंडल का मुस्लिम लीग पाकिस्तान से मोह भंग हो गया और उन्होंने 1950 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो अपने पूर्वी पाकिस्तान में ही रहने लगे, जो अब बांग्लादेश है। वहां जाके दलितों का उत्थान इस बारे में कार्य करने लगे, लेकिन वहां धीरे धीरे अत्याचार बढ़ते गए मुसलमानों के दलित हिंदुओं पर। जब 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 30 से 35% की आबादी थी हिंदुओं की, जिसमें ज्यादातर दलित हिंदू थे, दलित समाज के थे, वो उनके साथ ही रहने लगे। लेकिन इस बीच 1950 के एंड में जो उनका बेटा जो है, जो कलकत्ता चला गया था, वो वहां बहुत बीमार हो गया। तो उसके बाद उसका हालचाल पूछने जोगिंदरनाथ मंडल 1950 के आखिर में कलकत्ता आ गए। उनका बेटा तो स्वस्थ हो गया, लेकिन वो लौट के फिर पूर्वी पाकिस्तान में नहीं गए और वहीं रहने लग गए। उनके वहां रहने का परिणाम ये हुआ कि वहां दलितों का कोई नेता नहीं बचा और दलितों पर और बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे और उनकी नजरों से जोगिंदरनाथ मंडल गिर गए। वहां के दलितों ने कहा, जो मुश्किल वक्त में खुद भारत भाग गया और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ गया है। अब वहां वो धीरे धीरे भारत में रहने लगे। वहां उन्होंने राजनीति करने की कोशिश करी कि भाई मैं यहाँ भी कुछ राजनीतिक अपना वजूद बनाऊं। तो 1952 के पहले इलेक्शन में उन्होंने पश्चिमी बंगाल के
बनियापुर इलाके से एमएलए का चुनाव लड़ा निर्दलीय। उस चुनाव में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरा प्रयास किया कि ये जोगिंदर नाथ मंडल चुनाव नहीं जीत सके। जैसे नेहरू जी प्रयास करते थे कि बाबा साहब अंबेडकर चुनाव नहीं जीत सके, वैसे ही उन्होंने इनके लिए भी प्रयास किया और उसको कांग्रेस के पुलक बिहारी खटीक ने हरा दिया। यानी जोगिंदर नाथ मंडल कांग्रेस के पुलक बिहारी खटीक से चुनाव हार गए। उसके बाद वो कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली जोगिंदर नाथ मंडल ने, और एज ए कांग्रेस वर्कर वहां काम करने लगे और दलित समुदाय में अपना प्रभाव उन्होंने जमाने की कोशिश करी, लेकिन उनका कोई प्रभाव जम नहीं पाया। 1958 के चुनाव में, 57-58 के चुनाव में उनको कांग्रेस ने एमएलए का टिकट नहीं दिया जो उन्होंने मांगा था। तो निराश होकर उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दी और 1964 में उन्होंने फिर निर्दलीय का चुनाव लड़ा अपना उसी सीट से, और उनको फिर कांग्रेस के रमेश चंद ने चुनाव हरवाया। इसमें भी नेहरू जी की अहम भूमिका थी। तो उसके बाद वो गुमनामी का जीवन जीते रहे, अपनी किए कर पछताते रहे। पाकिस्तान में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान में जो उनका कोई पूछने वाला नहीं था। 1968 में उनका गुमनामी में ही देहांत हो गया और उनको कोई पूछने नहीं आया। उनके अंतिम यात्रा में ना तो कोई उस टाइम वहां कम्युनिस्ट पार्टी का जोर था, वो उनके साथ भी कुछ कार्य करा था उन्होंने, ना तो उनका कोई प्रतिनिधि उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, ना कांग्रेस का शामिल हुआ, ना ही किसी ने शोक संदेश दिया, ना ही बंगाल की सरकार ने कोई शोक व्यक्त किया उनके सम्मान में, कुछ भी नहीं किया। वो गुमनामी की मौत मर गए। तो इस सारे प्रकरण को सुनाने का कारण ये है कि जोगिंदर नाथ मंडल ने जो दलित और मुस्लिम का जो जामा पहनाकर जो उन्होंने नई रचना करी थी कि दलित और मुस्लिम एक हो जाए, जिसको आज जय भीम और जय मीम के नारे से साथ देखा जाता है। उस टाइम जय भीम और जय भीम का नारा, मीम का नारा नहीं लगा था, लेकिन उसके जो हैं विचारक, उसके सूत्रधार ये जोगिंदर नाथ मंडल ही थे, जो एंड में अपने कर्मों से या कुछ भी कहने गुमनामी की मौत मरे। और भारत में उनको किसी ने पूछा नहीं, वो पाकिस्तान चले गए। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि जब वो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे तो वापस भारत ने उनको 1950 में आने की इजाजत कैसे दी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1947 के बाद 1950-51 तक पाकिस्तान और भारत के जो बॉर्डर है वो खुले हुए थे, कोई भी कहीं भी आ जा सकता था। कोई मुसलमान जो पाकिस्तान चला गया था वो सोचता था कि मैंने भारत से आके गलती करी, तो वापस आ जाता था। जिसमें एक लखनऊ के शायर जोश मलिहाबादी भी हैं, जिनको नेहरू ने विशेष खत लिखकर वापस बुलाया था। और कोई हिंदू जिसने सोचा कि हम हमारे पाकिस्तान छोड़ के यहाँ गलत आए हैं, तो वो भी वापस चला गया था। 1951 में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत का पैक्ट हुआ पाकिस्तान के। उसके बाद दोनों बॉर्डर सील करे गए और दोनों ने यह सहमति जताई कि पाकिस्तान अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा और भारत यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करेगा, यानी अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। नेहरू जी ने तो अपना वादा बखूबी निभाया और यहाँ अल्पसंख्यकों की खूब रक्षा करी और उनके लिए खूब एक से बढ़कर एक घोषणाएं करी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना वादा नहीं निभाया और वहाँ धीरे धीरे धर्मांतरण, उन पर अत्याचार, उन पर अपना धर्म बदलने का दबाव लगातार डालते गए। और आज जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में आज 2-3% भी मुसलमान नहीं बचे हैं, जो आज़ादी के टाइम 1947 के टाइम बचे थे।
1947 में लाहौर में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, कराची में आबादी ज़्यादा थी, जो अब माइनॉरिटी में आ गए हैं। और बांग्लादेश में आप जो हाल आजकल देख ही रहे हैं कि वहाँ अब नई सरकार 4 अगस्त के बाद शेख हसीना की जो सरकार गिरी है, उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, उसके बाद हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहा है। और हमारे भारत में आज भी जय भीम जय मीम का नारा दिया जा रहा है। इसके बारे में भी कुछ सोचने की आवश्यकता है कि यह जय भीम का नारा कहाँ तक उचित है। बस आज यहीं तक। आप सबने ये प्रोग्राम देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।